हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी चर्चा पिछली संडे को जो हुई थी वो दोस्तों लिंग एवं वचन से संबंधित क्लास हुई थी। उसमें से मैं आपको लिंग और वचन पढ़ाने का प्रयास कर रहा था, जिसमें दोस्तों बीच में लाइट चली गई थी तो वो क्लास पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो सकी थी, बल्कि हमने पुल्लिंग शब्दों तक का अध्ययन कर लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे उसी क्लास को दोस्तों आगे बढ़ाएंगे। आगे जो भी बचा हुआ है उसको सभी को दोस्तों समेटने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अपनी मैंने बताया ग्रामर लगभग दोस्तों अंतिम कड़ी की ओर है। ग्रामर लगभग पूरी ही होने वाली है। जैसे धीरे धीरे दोस्तों छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं तो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। और दोस्तों मैं साहित्य का पोर्शन भी पढ़ाने का सोच रहा हूँ, जिससे साहित्य भी हमसे कवर हो सके। तो दोस्तों समय को ना गंवाते हुए सीधे क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करिए दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था लिंग कितने होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। मैंने आपको जो बताया था शब्द परिवर्तन की इकाई कितनी होती हैं, 4, जबकि शब्द संरचना की इकाइयाँ भी 4 होती हैं, वो अलग हैं। और ये दोस्तों मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि आपको पीछे की क्लासें देखनी पड़ेगी, तभी आपको आगे की क्लासें समझ में आ सकती हैं। वरना दोस्तों आप यही में फंसे रहेंगे कि शब्द संरचना क्या होता है और शब्द परिवर्तन क्या होता है। तो मैं आपको सब बता चुका हूँ कि शब्द संरचना अलग है और शब्द परिवर्तन अलग है। तो उसके आधार पर हमने शब्द परिवर्तन के आधार पर जो पढ़ा था उसमें से 2 इकाइयाँ तो पहले ही पढ़ ली थी, 2 पढ़ रहे थे लिंग एवं वचन। तो लिंग में मैंने आपको दोस्तों लिंग की आपको परिभाषा बता दिया था, इसका शाब्दिक अर्थ भी बता दिया था कि चिन्ह या पहचान होती है। फिर इसके बाद दोस्तों मैंने लिंग के प्रकार बताए थे कि आपसे हिंदी में लिंग के प्रकार पूछे जाएँ तो आपको 2 ही लगाना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिसमें से मैंने आपको पुल्लिंग शब्दों को बताया था कि पुरुष जाति का बोध कराते हैं, ये विकारी शब्द ही होते हैं, तो वो पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। और इसमें से दोस्तों मैंने कुछ आपको उदाहरण भी लिखवाए थे, जैसे पर्वतों के नाम, माय के नाम, देशों के नाम और धातुओं के नाम और अनाजों के नाम। ये सब दोस्तों मैं आपको लिखवा के गया था। उसमें कुछ अपवाद भी थे, जैसे देशों के नाम में मैंने दोस्तों बहुत सारे उदाहरण लिखवाए थे और उसमें भी बताया था कि श्रीलंका एक ऐसा अपवाद है जो हमसे पूछा जाता है, तो वो आपको पुल्लिंग में नहीं लगाना है। नहीं तो दोस्तों आप यही रटे होंगे कि देशों के नाम पुल्लिंग में आते हैं तो वो अपना क्वेश्चन कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है, तो वो आपको स्त्रीलिंग में लगाना। इसी प्रकार अनाजों के नामों में मैंने लिखवाया था, एक शब्द लिखवाया था जो कि क्या था, वो ज्वार शब्द था शायद, तो वो किस में आएगा, वो भी स्त्रीलिंग में आता है ना कि पुल्लिंग में। तो उस शब्द को भी आपको याद रखना है दोस्तों। और मैंने जो धातुओं के नाम लिखवाए थे तो उसमें चांदी को छोड़ दिया था, क्योंकि चांदी वो स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो अपनी हेडिंग रहेगी स्त्रीलिंग से संबंधित, यानी स्त्रीलिंग क्या होता है। तो लिंग का दूसरा प्रकार देखेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों वचन को भी स्टार्ट करेंगे। अपना टॉपिक क्या चल रहा था, लिंग एवं वचन से संबंधित टॉपिक था, जिसमें से हमने पुल्लिंग शब्दों को देख लिया था। आज जो हम शब्द देखेंगे वो स्त्रीलिंग शब्द होगा। क्या होगा, स्त्रीलिंग क्या होता है, तो इसके बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो ये सब क्या होते हैं दोस्तों, विकारी शब्द ही होते हैं, ऐसा मैं आपको सब बता चुका हूँ। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, विकारी शब्द के लिए जिस रूप में स्त्री जाति का बोध हो, विकारी शब्द के लिए, विकारी शब्द के लिए जिस रूप से, विकारी शब्द के लिए जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो। कौन से शब्द कहलाते हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। ये तो दोस्तों इसकी परिभाषा की बात हो गई, बल्कि अपन से परिभाषा से तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है कि ये तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले विकारी शब्द ही क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। तो ऐसा तो क्वेश्चन हमसे पूछा नहीं जाएगा। इनके एग्जाम्पलों से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी सीधा सीधा क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है। तो मैं आपसे चर्चा करता रहता हूं कि हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों, मैं एग्जाम्पल लिख दूं। पहले तो दोस्तों हम सिंपल से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे इसके उदाहरण की बात कर लें, जैसे राधा पुस्तक
और भी लिख दूँ दोस्तों चलती, और क्या लिख दूँ हमारी काली। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों लिखने के लिए, तो मैं कितने भी लिखूं वो सभी कम पड़ेंगे, तो इसके लिए जान लेंगे क्योंकि मैंने लिखा है विकारी शब्द। तो विकारी शब्द भी कितने होते हैं, 4 ही होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यही बताए थे, तो यही शब्द ही होंगे। राधा क्या है, ये तो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से ये पुस्तक भी संज्ञा है। चलना क्या है, अपनी क्रिया है। और हमारी क्या हो गया ये दोस्तों, सर्वनाम हो गया, ये क्या है सर्वनाम। और ये काली क्या होगा, विशेषण। तो देखिए चारों शब्द आ गए, मैंने चारों के उदाहरण लिखने की कोशिश की है। तो ये विकारी शब्द ही होते हैं। तो स्त्रीलिंग, अब देखिए स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन होते हैं, ये तो दोस्तों आपसे पूछा नहीं जाएगा सीधा। और इसके लिए मैंने सबसे दोस्तों कॉमन बात बताई थी आपको कि लिंग हो या वचन हो, आपको सीधा वाक्यों में प्रयोग करके देखना है। किसमें, वाक्यों में प्रयोग करके ही चेक कर लेना है, तो आपको आंसर इनका मिल जाता है। जैसे राधा क्या करती है, तो दोस्तों आंसर मिल रहा होगा कि कोई लड़की ही होगी, तो दोस्तों लड़की जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या हो गए, ये स्त्रीलिंग शब्द हो गए। अब देखिएगा जैसे मैं लिख दूं इसमें और कौन कौन से स्त्रीलिंग शब्द आते हैं। जैसे स्त्रीलिंग वाले शब्द लिख रहा हूँ मैं दोस्तों, क्या लिख रहा हूँ, स्त्रीलिंग शब्द लिख रहा हूँ। यहाँ पे हेडिंग बना दूँ स्त्रीलिंग शब्द। तो पहला हेडिंग दोस्तों मैं क्या लिख दूँ इसमें, भाषाओं के नाम किस में आएंगे, अपने स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं के जो अपवाद होंगे वो भी मैं लिख देता हूँ। तो भाषाओं के नाम किस में होते हैं, वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। वो जैसे कौन कौन से, जैसे मैं लिख दूं दोस्तों हिंदी, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, हिंदी हो गया। और भी दोस्तों मैं लिख दूं जैसे उर्दू हो गया, अरबी, फारसी, ऐसे कितने भी शब्द अपन लिख सकते हैं, अरबी और फारसी। तो ये सब कैसे शब्द हैं दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे और दूसरा कौन कौन से स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे तिथियों के नाम, दूसरी हेडिंग बना दूं मैं इसमें, आपसे क्या लिख दूं, तिथियों के नाम, तिथियों के नाम। जैसे तिथियों के नाम में क्या आ जाएगा, जैसे सप्तमी और दोस्तों अष्टमी, नवमी। इस प्रकार से ये तिथियों के नाम किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। अगला क्या लिख दूं मैं दोस्तों इसके लिए, जैसे बोलियों के नाम, बोलियों के नाम भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। मैं कुछ 1-2 बोलियां ही लिखूंगा, मैं ज़्यादा नहीं उदाहरण बताता हूं, क्योंकि दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट यदि क्लियर रहेगा तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसमें मैंने क्या लिखा, बोलियों के नाम। भाषा अलग है दोस्तों, बोली अलग है। जैसे हाड़ौती, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दोस्तों, आप लिख सकते हैं। तो बोलियों के नाम भी किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। और चौथा जैसे मैं लिख दूं इसके लिए नदियों के नाम, तो नदियों के नाम भी किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में, नदियों के नाम। तो ये भी किस में होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, गंगा, यमुना, और क्या लिख दूं मैं, सरस्वती। और भी आप जोड़ सकते हैं यदि आपको आ रहे हों, याद हों तो मैं दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ना कि 2-4 एग्जाम्पल से तो काम चलेगा नहीं। और दोस्तों जैसे लिपियों के नाम, तो वो भी किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में, लिपियों के नाम। ये सब स्त्रीलिंग वाले शब्द लिख रहा हूँ मैं, लिपियों के नाम। जैसे अपनी दोस्तों हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी, तो देवनागरी लिपि हो गई, जैसे देवनागरी, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी, खरोष्ठी लिपि हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारी लिपियां हैं, आप और भी जोड़ सकते हैं। तो लिपियों के नाम भी मैंने बताया कि ये भी क्या होते हैं, अपने
स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। और इसके लिए दोस्तों मैं कॉमन बात बता दूं आपको, जैसे महिलाओं के नाम या लताओं के नाम, तो वो भी किस में होते हैं, स्त्रीलिंग में। तो इसको भी याद रखना है आपको दोस्तों। किसी भी महिला का नाम है, महिलाओं के नाम, और किसके दोस्तों, लताओं के नाम, ये सब किस में होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। कौन से होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको स्त्रीलिंग शब्द भी समझ में आए होंगे। तो लिंग का टॉपिक बहुत ही छोटा था वो दोस्तों, बहुत छोटी इकाई थी, तो मैंने आपको बता दिया है पुल्लिंग शब्दों को और स्त्रीलिंग शब्दों को। तो लिंग का टॉपिक अपना यहीं से एंड होता है। अब जो दोस्तों अपना टॉपिक रहेगा वो वचन से संबंधित रहेगा। वो टॉपिक भी बहुत छोटा है, उसको भी दोस्तों कवर करने का प्रयास करेंगे हम। वचन क्या होता है उसका शाब्दिक अर्थ भी जानेंगे। अब दोस्तों हम अगली हेडिंग बनाएंगे वचन से संबंधित। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाते रहिए। मैं यहाँ दोस्तों आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास करता हूँ कि आपसे कहीं से भी क्वेश्चन छूटे ना। सब प्रकार के क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिएगा, मैं अगली हेडिंग बनाऊंगा वचन से संबंधित। अगला हेडिंग क्या रहेगा अपना, वचन। अब ये वचन क्या होता है इसको जानेंगे और इसके शाब्दिक अर्थ की भी चर्चा करेंगे। किसके, शाब्दिक अर्थ की। फिर इसके बाद परिभाषा को जानेंगे, शाब्दिक अर्थ। इसके बाद दोस्तों हम किसको जानेंगे, परिभाषा को। तो पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे। वचन है दोस्तों, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोमिस बोल सकते हैं या वादा बोल सकते हैं। तो उसी को तो वचन बोला जाता है। यानी कि ये क्या है, एक कथन है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, कथन हो जाएगा। और ये भी कैसे होंगे, बेकारी ही शब्द होंगे। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, कथन हो जाएगा। अब इसकी रही परिभाषा की बात, तो परिभाषा में लिख दूं। और दोस्तों ये क्या होते हैं, संख्या के लिए ही प्रयुक्त किए जाते हैं वचन। तो वे बेकारक, जो क्या लिख दूं मैं आगे, जो किसी बेकारी शब्दों के लिए। या दोस्तों पहले इसका बैकग्राउंड बना ले, व्याकरण में इसका प्रयोग क्यों करते हैं। तो व्याकरण में इसका ऐसे भी लिख लें दोस्तों, व्याकरण में इसे किस लिए प्रयुक्त करते हैं। तो दोस्तों इसे संख्या के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसे संख्या, इसको याद रखना है दोस्तों। इसको किसके लिए, संख्या के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये किसको बताएगा, संख्या को बताएगा। तो अब यहाँ से हम दोस्तों इसकी परिभाषा बना सकते हैं। यानी कि वे बेकारक, जो किसी बेकारी शब्दों की संख्या के लिए, वे बेकारक जो किसी बेकारी शब्दों, जो किसी बेकारी शब्दों, जो किसी बेकारी शब्दों, फिर क्या लिख दूँ आगे दोस्तों, बेकारी शब्दों की संख्या के लिए, बेकारी शब्दों की संख्या के लिए। और आगे बेकारी शब्दों की संख्या के लिए, संख्या का क्या करा देते हैं दोस्तों, बोध करा देते हैं। बेकारी शब्दों की संख्या के लिए उस संख्या, ऐसा और बढ़ा दें दोस्तों, उस संख्या का बोध करा देते हैं। उसी को हम क्या कहलाते हैं, वचन
कह देते हैं। मैंने यहाँ पर बेकारक क्यों लिखा है, देखो बेकारक बेकारी और का मतलब होता है करने वाला, तो ये क्या करेंगे, बेकारी शब्दों पर ही कार्य करेंगे। तो आपने वचन का शाब्दिक अर्थ भी जाना और इसकी परिभाषा भी जानी। अब इसके प्रकारों की भी चर्चा कर लें कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों हिंदी में आपसे वचन पूछे जाएं या लिंग पूछे जाएं तो मैंने बताया 2 प्रकार ही लगाने हैं, एक वचन और बहुवचन। इसमें द्विवचन नहीं लगाना है, वो दोस्तों होता है संस्कृत में। तो अपन हिंदी पढ़ रहे हैं तो इसमें कितने प्रकार होंगे वचन के, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ हिंदी में वचन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से, तो देखिएगा पहला प्रकार एक वचन। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो बहुत से लोग इसमें 3 वचन लगा देते हैं, बल्कि 3 नहीं लगाना है, अपन को 2 वचन ही लगाना है, एक वचन और बहुवचन। ऑप्शन में भी दिया जाता है आपको द्विवचन, तो द्विवचन नहीं लगाना है। तो क्या हो जाएगा दूसरा बहुवचन। और दोस्तों मैं इसके लिए एक बहुत अच्छा दोस्तों आपको पॉइंट बता दे रहा हूँ नोट डाल के। संस्कृत के द्विवचन, जो संस्कृत का द्विवचन होता है, संस्कृत के द्विवचन को हिंदी में बहुवचन के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो जो संस्कृत का द्विवचन होता है वो हिंदी में कौन सा वचन होता है, बहुवचन में उसका प्रयोग कर देते हैं। अब इनके दोस्तों इनके प्रकारों की चर्चा कर लें। वचन के प्रकार, एक वचन और बहुवचन की हम दोस्तों चर्चा कर लें। तो एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है, तो इसकी भी चर्चा कर लें। तो अब हम देखेंगे वचन के प्रकार। ये दो दोस्तों वचन से संबंधित बहुत छोटी सी जानकारी थी, बहुत छोटा सा ये भी टॉपिक है। बस आपको दोस्तों धैर्य बना के पढ़ते रहना है, आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। भले ही क्लास अपनी छोटी हो या बड़ी हो, इससे दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिएगा जैसे इस बार आपसे पूछ लिया जाए वचन के प्रकार, तो वचन के प्रकार के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो वचन के प्रकार मैंने आपको बताया कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो पहला वचन देख लेंगे, एक वचन। तो पहले एक वचन की हम परिभाषा देख लेंगे कि एक वचन क्या होता है। तो विकारी शब्द के जिस रूप में उस संख्या में एक होने का बोध हो, विकारी शब्द के जिस रूप में उस संख्या के लिए एक का, किसका, एक का, एक संख्या का यानी एक का बोध हो, उसे क्या बोल देते हैं हम, एक वचन बोल देते हैं, उसे एक वचन कहते हैं। अब इसके उदाहरण की दोस्तों हम चर्चा कर लें। जैसे मैं कोई भी एक वचन वाले शब्द लिख दूं, जैसे भारत, लड़का, गंगा। जैसे भारत, लड़का, और ये लड़का लिखा है, भारत, लड़का, गंगा। तो इसके लिए भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका भी क्या करना है, हमें वाक्यों में प्रयोग करके देखना है। तो यहाँ से हमें वचन का प्रकार पता चल जाएगा, और वो आपको वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार से करना है ये आपको आना चाहिए। मैंने वाक्य वाला टॉपिक आपको पढ़ा रखा है। तो यहाँ से ये सब कैसे हैं, एक वचन वाले शब्द हैं। जैसे देखिएगा मैंने कोई एक नाम लिख दिया, जैसे श्याम पढ़ता है। देखिएगा वाक्यों में कैसे प्रयोग करेंगे, श्याम पढ़ता है। और आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा उसकी भी चर्चा कर लें। इस प्रकार से पद परिचय से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। श्याम पढ़ता है, तो इसमें बताइए कौन सा प्रकार है वचन का। तो सीधा तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहाँ पर दोस्तों अंडरलाइन करेगा। फिर इसके बाद दोस्तों आपको ऑप्शन दिया जाएगा। देखिएगा वो ऑप्शन किस प्रकार से
आपको दिए जाते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन व स्त्रीलिंग। पहला ऑप्शन दे दूं मैं आपको, व्यक्तिवाचक संज्ञा कॉमा एक वचन कॉमा, और आगे क्या लिख दूं मैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन व स्त्रीलिंग शब्द लिख दिया मैंने, शॉर्ट में लिखूंगा स्त्रीलिंग। दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया जाए जातिवाचक संज्ञा, और आगे क्या दे दूं मैं ऑप्शन को दोस्तों, मैं थोड़ा बढ़ाने का सोच रहा हूं, एक वचन और स्त्रीलिंग शब्द दे दूं। और देखिएगा तीसरा उदाहरण दे दूं, भाववाचक संज्ञा एक वचन कॉमा पुल्लिंग। चौथा ऑप्शन दे दूं मैं आपको, व्यक्तिवाचक संज्ञा कॉमा एक वचन कॉमा पुल्लिंग शब्द। इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल दिया गया और इस लाइन को अंडरलाइन कर देता है। फिर वो पूछता है बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इस प्रकार से देखिएगा दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपसे कितनी जानकारी पूछ ली गई। उसने वचन भी पूछ लिया कि आपको वचन का ज्ञान है कि नहीं है। उसने आपसे दोस्तों लिंग का भी ज्ञान पूछ लिया कि आपको लिंग का ज्ञान है कि नहीं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसने संज्ञा का भी यहीं पर टॉपिक लगा दिया है। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन को दोस्तों थोड़ा कठिन बनाना होता है तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा जो श्याम है, श्याम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो श्याम क्या है, लड़का है। तो लड़का किस में होते हैं, लड़कों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। तो दोस्तों ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। अब रही बात दोस्तों, आगे एक एक स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। देखिए ये व्यक्तिवाचक है और ये भी व्यक्तिवाचक है। तो पहला या चौथा आंसर हो सकता है। तो इसमें तो दूसरा और तीसरा तो इसका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें व्यक्तिवाचक तो कहीं है नहीं है। तो दूसरा और तीसरा तो खत्म ही हो गया। अब बचा है पहला और चौथा। ऐसे आंसर दोस्तों ढूंढे जाते हैं। अब देखिएगा फिर इसके बाद कह रहा है एक वचन। तो श्याम क्या एक वचन है या बहुवचन है। तो मैंने बताया कि ये नाम है लड़के का, किसी एक ही लड़के का नाम है। और वाक्य में प्रयोग भी देखिए दोस्तों लिखा है उसमें, श्याम पढ़ता है। तो एक ही होगा। तो ये क्या है, एक वचन है। तो ये यहाँ तक भी सही है। यहाँ देखिएगा आगे, तो ये एक वचन इसमें भी दिया है। तो अभी अपना क्वेश्चन का आंसर तो मिल नहीं पाया। फिर आगे क्या बोल रहा है, देखिएगा स्त्रीलिंग। तो क्या ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो ये आंसर भी नहीं है अपना, यहाँ से इसका आंसर ये भी नहीं है। तो आप दोस्तों अब आगे दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधा चौथा ऑप्शन ही टिक करेंगे और इसका आंसर क्या होगा, चौथा ऑप्शन ही हो जाएगा। वो कैसे, देखिएगा ये पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द भी है। आपको जल्दबाजी रहती है तो आप पहले ऑप्शन पर ही टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, जिससे हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो आपने देखा, आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या है, चौथा ऑप्शन है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और एक वचन और पुल्लिंग शब्द है। तो इसके लिए मैं दोस्तों आपको कॉमन सी बात क्या लिख दूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा कैसे होते हैं, सदैव एक वचन ही होते हैं। यहाँ पे नोट डाल के लिख लेंगे, यानी व्यक्तिवाचक। मैंने दोस्तों आपको जब संज्ञा वाला टॉपिक पढ़ा रखा है तो ये सब बिंदु बता रखे हैं। यदि आपने संज्ञा का टॉपिक अच्छे से देखा है तो आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा और कौन सा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा सदैव कैसे होते हैं, ये एक वचन होते हैं। सदैव कैसे होते हैं, ये शब्द कैसे होते हैं, सदैव एक वचन होते हैं। मैं ऐसा आपको बता चुका हूँ। और फिर भी दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा दिया है। अब दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन गूंजने लगा होगा कि सर यहाँ भाववाचक भी तो दिया था, तो भाववाचक हो सकता है। तो व्यक्ति दोस्तों भाव थोड़ी ना है। मैंने तो लिखा है कि भाववाचक के जो उदाहरण हैं वो एक वचन में ही होते हैं। और देखिएगा जैसे देशों के नाम हो गए और
महाद्वीपों के नाम हुए, महासागरों के नाम हुए, तारों के नाम, ग्रहों के नाम, और इस प्रकार से जैसे वार दिनों के नाम, माह के नाम, ये सब कैसे होते हैं दोस्तों, एक वचन में होते हैं। तो इसके लिए भी नोट डाल के लिख लेंगे, यानी कि देशों के नाम। इसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूँ एक ही लाइन में, देशों के नाम, महाद्वीपों के नाम, महाद्वीपों के नाम, जैसे अंटार्कटिक, अटलांटिक, इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप, इस प्रकार से दोस्तों देशों के नाम, महाद्वीपों के नाम और महासागरों के नाम, महासागरों के नाम। और जैसे वार हुआ दोस्तों, माह शब्द हुआ, माह नहीं जो महीनों के नाम हैं, तारों के नाम, ग्रह, और दोस्तों जैसे तारों के नाम और ग्रहों के नाम। ये दोस्तों देखिएगा मैंने कौन सा ग्रह लिखा है, ये वाला रा लिखा है। एक ग्रह वो वाला होता है तो वो घर का होता है, ये ग्रह नक्षत्र तारों वाला है। तो ग्रहों के नाम, माह के नाम आदि सब कैसे होते हैं, सदैव एक वचन होते हैं। आदि शब्द, आदि सदैव, आदि सदैव क्या होते हैं, ये एक वचन होते हैं। तो ये शब्द कैसे होते हैं, एक वचन होते हैं। तो उम्मीद है आपको एक वचन शब्द भी समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करेंगे बहुवचन शब्दों की। तो बहुवचन के प्रकार, वो दोस्तों वचन के हम प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने एक वचन को पढ़ लिया है। अब हम बहुवचन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इसके बाद दोस्तों अपना वचन का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों अगले दिन जब हमारी क्लास होगी तो उसमें भी हम किसी नए टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों हम साहित्य को भी बहुत ही जल्दी से पढ़ेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम जानेंगे बहुवचन। देखिएगा दूसरा बहुवचन। तो बहुवचन क्या होता है इसके लिए जान लें। तो बेकारी शब्द जिस रूप में उसका संख्या के एक से अधिक का बोध हो। तो मैं क्या लिख दूं, बेकारी शब्द, बेकारी, बेकारी शब्द जिस रूप में, बेकारी शब्द, ये बेकारी लिखा है दोस्तों, भिखारी ना समझ लेना है आप। बेकारी शब्द जिस रूप में उसका संख्या में एक से अधिक का, बेकारी शब्द जिस रूप में उसका संख्या में एक से अधिक एक होगा तो दोस्तों वो एक वचन होगा। एक से अधिक होने का क्या होता है, इसमें बोध होता है। एक से अधिक का क्या हो, बोध हो, बहुवचन शब्द कहलाते हैं, बहुवचन कहलाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको इसकी भी परिभाषा समझ में आ गई होगी कि एक से अधिक का बोध कराएगा तो वो क्या कहलाएगा, बहुवचन कहलाएगा। क्योंकि वचन का ही दोस्तों व्याकरण में मैंने बताया इसका क्या अर्थ लिया गया है, संख्या के रूप में ही लिया गया है। जैसे मैं लिख दूं इसके उदाहरण, जैसे लड़के, पुस्तकें, और दोस्तों शहरों के नाम लिख दूं, शहरों लिख दूं इस प्रकार से दोस्तों, नदियों लिख दूं, खिड़कियां लिख दूं इस प्रकार से। जैसे इसके एग्जाम्पल की भी दोस्तों हम चर्चा कर लें, फिर इसके नियमों की भी चर्चा कर लेंगे। जैसे लड़के, पुस्तकें, खिड़कियाँ, ये सब कैसे हैं, बहुवचन हैं। और भी दोस्तों जैसे मैं शब्द लिख दूं, शहरों, नदियाँ, तो ये सब शब्द कैसे हैं दोस्तों, बहुवचन में है। तो उम्मीद है आपको इस प्रकार से इसकी परिभाषा भी समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके लिए दोस्तों
कुछ पॉइंट बना करके लिखूंगा कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो मैंने सभी के लिए दोस्तों आपको बताया है कि क्या करना है, आपको वाक्य में प्रयोग करना है, वाक्य में प्रयोग करके ही प्रश्न को पहचानेंगे। ये दोस्तों मैं बार बार आपको चिल्ला करके बता रहा हूँ। मैं इसके तो बहुत सारे उदाहरण, मैं सभी उदाहरण तो दोस्तों लिखवा नहीं पाऊँगा। यदि सभी उदाहरण लिखवाने लगा तो वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होने हैं। मुझे भी इतने ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं आते हैं कि मैं आपको सभी एग्जाम्पल लिखा दूं। बस दोस्तों आप यहाँ से पकड़ सकते हैं वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे बताइए लड़के शब्द क्या हुआ, तो लड़के पढ़ते हैं, लड़के खेलते हैं, इस प्रकार से प्रयोग करना है आपको। तो लड़के पढ़ करके आपको बोध हो रहा है कि ये संख्या में क्या है, एक या एक से अधिक है, तो एक से अधिक का होने का बोध हो रहा है। तो ये किस में चला जाएगा, बहुवचन में। वह पुस्तकें हैं, वह पुस्तकें पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। खिड़कियाँ, इस प्रकार से खिड़कियाँ लाइए, इस प्रकार से शहरों में ऐसे प्रयोग करके आपको देखना है। तो इसके लिए दोस्तों मैं कुछ पॉइंट लिख दूं। जैसे आदर्शसूचक के अर्थ में सदैव हम किसका प्रयोग करते हैं, बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा इसके लिए नोट डाल के लिख लेंगे। आदर्शसूचक, आदर्शसूचक शब्दों में, आदर्शसूचक शब्दों में सदैव बहुवचन, आदर्शसूचक शब्दों में सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जो आदर्शसूचक शब्द होंगे वो किस में होंगे, बहुवचन में प्रयोग किए जाएंगे। और जैसे दोस्तों जो कुछ मैं शब्द लिखूंगा वो शब्द बहुत पूछे जाते हैं और उन शब्दों को आपको याद रखना है। ऐसे शब्द हमसे पूछे जाते हैं। जैसे अगला पॉइंट लिख दूं मैं, निम्न शब्द जो मैं आगे लिखूंगा, निम्न शब्द सदैव बहुवचन में होते हैं। निम्न शब्द सदैव बहुवचन होते हैं। अब वो कौन कौन से शब्द, तो देखिएगा मैं आगे शब्द लिख रहा हूँ। जैसे मैं लिख दूँ प्राण, देखिएगा प्राण, आंसू, और शब्द लिख दूँ जैसे होश, और शब्द लिख दूँ जैसे हस्ताक्षर। तो ये भी शब्द कैसा है, बहुवचन शब्द है। जैसे दर्शन, दर्शन, तो ये शब्द कैसे हैं, दर्शन आदि शब्द, आदि इस प्रकार से शब्द। और भी दोस्तों आप जोड़ सकते हैं यदि आपको याद हो तो। मुझे तो इतने ही याद आ रहे हैं तो मैंने लिख दिया। आप देखिए वाक्यों में किस प्रकार से प्रयोग करना है। इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वचन है, प्राण ऑप्शन में दे देगा, या इस प्रकार से पूछ लेगा निम्नलिखित में से बताइए कौन सा एक वचन है, या कौन सा बहुवचन है, या कौन सा बहुवचन नहीं है। आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। प्राण पखेरु उड़ गए, अपन ऐसा बोलते हैं। प्राण निकल गए, ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि प्राण निकल गया। तो प्राण निकल गए, तो ये क्या है, बहुवचन शब्द है। जैसे उसने आंसू बहाए, तो क्या हुआ, ये बहुवचन हुआ। आंसू बहाए, बहाया तो नहीं होगा दोस्तों। तो ये कैसा है, बहुवचन। इस प्रकार से वाक्यों में प्रयोग करना है। और जैसे उसके होश उड़ गए, तो देखिए होश उड़ गया ऐसा नहीं बोलते हैं अपन, तो इस वजह से ये बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। हस्ताक्षर, उन्होंने हस्ताक्षर किए, उसने हस्ताक्षर किया ऐसा नहीं बोला जाता है। और दर्शन, उन्होंने दर्शन किए। तो ये सब शब्द कैसे हैं, बहुवचन में हैं। तो आपसे इसमें से दोस्तों वो इस प्रकार से भी पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है। आपको 3 ऑप्शन में दे देगा, प्राण, आंसू, होश, और एक ऑप्शन में दोस्तों आपको कुछ भी शब्द दिया जा सकता है एक वचन का शब्द लिख करके, तो वही शब्द क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हमसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमने लिंग और वचन से संबंधित जो क्लास थी वो दोस्तों कवर कर ली है। तो लिंग और वचन से संबंधित आपको कोई समस्या नहीं होगी, मैं ऐसी आपसे दोस्तों उम्मीद कर सकता हूँ। ऐसे ही हम दोस्तों धीरे धीरे सभी टॉपिक को पढ़ते रहेंगे। अब आगे आने वाली क्लास में हो सकता है दोस्तों मैं किसकी दोस्तों विराम चिन्हों की भी क्लास ले सकता हूँ।
या दोस्तों जो भी टॉपिक ग्रामर के 1-2 टॉपिक बचे होंगे जैसे शब्द शुद्धि, तो उसकी भी क्लास ले लेंगे कभी कभार। इस प्रकार से दोस्तों पर्यायवाची विलोम शब्द इस प्रकार से पढ़ते रहेंगे। और आप भी दोस्तों पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अब तो जो पढ़ना है हमें वो तो अब दोस्तों आपको याद ही करना पड़ेगा। अब तो उसमें समझने वाली कोई बातें ही नहीं। इसमें दोस्तों मैंने आपको कुछ विशेष ज़्यादा नहीं समझाया है, क्योंकि ये सब पढ़ने वाले हैं। जो जहाँ तक समझाने था तो मैंने वो समझाने की पूरी कोशिश की है उन क्लासों में। इसके बाद दोस्तों साहित्य का भी टॉपिक वो समझने वाला नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं समझाने की पूरी उम्मीद करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।